मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपना अनुराग जायसवाल आपके सामने हाजिर हूँ। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल जो कि बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 का तीसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। कुल 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है यूनिट 1 को, और तीसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं ICH के बारे में। ठीक है, ये ICH क्या है, ICH गाइडलाइन क्या है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सा टॉपिक है ICH, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे पहले के 2 पार्ट आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस 2 पार्ट को पहले आसानी से देख सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये ICH, ये फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, ICH क्या है। देखिए, मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, अब इसको समझिए प्रैक्टिकल लेवल पे और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाएं बनाती है, और दूसरी होती है हमारे सरकार में, यानी भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार में या स्टेट गवर्नमेंट में, उनके गवर्नमेंट संस्थाएं जो इनको मान्यताएं देती हैं और अप्रूवल देती हैं। जैसे आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको अप्रूवल कौन देगा, ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ का देगा। ठीक है, आपको कोई इंडस्ट्री डालनी है तो वहाँ का अप्रूवल आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसी तरह से जब किसी कंपनी में कोई दवा बनाई जाती है तो उस दवा का लाइसेंस आपको सरकार के एजेंसी से लेना होता है, चाहे वो FDA हो, US FDA हो, ठीक है, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत लेना हो। ठीक है, या अगर आप कोई नई ड्रग डिस्कवरी करते हैं या नई ड्रग की रिसर्च करते हैं तो भी आपको सरकार से ढेर सारे अप्रूवल लेने होते हैं। देखिए, कहना आसान है, हमने अप्रूवल लिया और काम कर दिया। एक्चुअल में बहुत आसान नहीं है इस तरह से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, क्योंकि उनके पास इतने दांव पेच है, ये फंडामेंटल इतने गाइडलाइंस है कि एक एक चीज़ को फॉलो करते करते आपकी हवा ख़राब हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, आपको मेडिकल स्टोर भी खोलना है और उस मेडिकल स्टोर के लिए आपको लाइसेंस के लिए जितने ज़्यादा गाइडलाइंस है ना, कि फ्रीज होना चाहिए, कमरे का साइज़ ये होना चाहिए, रैक कितने होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, फ्रिज का साइज़ इतना होना चाहिए, पंखे इतने होने चाहिए, AC इस तरफ लगा होना चाहिए, गेट किधर होना चाहिए, सेल्फ किधर होना चाहिए, मतलब इतने ज़्यादा उसमें बवाल है कि आपको अप्रूवल लेने में हवा ख़राब हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि देखो, जो सरकारी एजेंसियां होती है वो अपने पड़ी रहती हैं कि हम इसके बिना नहीं देंगे, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो अपने में अड़ी रहती है कि यार हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, हम इतना पैसा नहीं देंगे या वो करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं जिसको जनता को लाभ है, यानी उस दवा की दुकान से जनता को लाभ है, किसी नए ड्रग की डिस्कवरी से पब्लिक को लाभ है, वो लाभ में डिले हो जाता है ना। कोई जैसे मान लीजिए कोई ड्रग डिस्कवरी हो रही है तो उस ड्रग डिस्कवरी को लॉन्च करने में, नई दवा को लॉन्च करने में डिले होता है, जिससे नुकसान पब्लिक का होता है। तो अब इसी को दूर करने के लिए सबसे पहले 1990 में एक संस्था की प्लानिंग की गई। अब इसको बहुत ध्यान से माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इसको एक बार माइंड में बैठा लेंगे तो फिर तो कहानी है, बच्चों की तरह आप लिख लेंगे। एक संस्था को प्लान किया गया, उस संस्था में दोनों के लोग आए, जो सरकारी संस्थाएं थी सरकार की, उसके लोग भी आगे आए, और जो प्राइवेट कंपनी के इंडस्ट्री वाले लोग थे, उसके MD और उसके CMD और उसके मैनेजर्स, वो भी आए। और इन लोगों ने सोचा कि हम एक टीम बनाते हैं, और इस टीम का मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम सरकारी और इंडस्ट्री के बीच के जितने भी डिस्प्यूट हैं उसको सॉल्व करेंगे, और हम कुछ एक ऐसा बीच का सिस्टम बनाएंगे कि ना सरकार को कोई अपनी आपत्ति होगी, ना इंडस्ट्री को कोई आपत्ति होगी, और आसानी से सबको झट से अप्रूवल मिल जाएगा, झट से नए दवाओं की डिस्कवरी होगी, और जल्दी से जल्दी कम समय में एक काम हो जाएगा। और ये जो बीच की जो एजेंसी बनेगी, जिसको अगुवाकार बोलेंगे, इसका कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम होगा, यानी ये कोई भी कमीशन नहीं लेगा, कोई घूस नहीं लेगा, सिर्फ वो हम दोनों के बीच को एक जोड़ेगा। समझ में आ गया? आपको समझ में अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ICH क्या है? ICH बस ये समझिए कि एक ऐसी कमेटी है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन एक ऐसी कमेटी है जो क्या करती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों को और सरकारी संस्थाओं के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, दोनों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और दोनों को एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरह से काम करना है, जिससे आपको अप्रूवल के लिए दिक्कत नहीं होगी, सरकार कहती है आपको कोई दस्तावेज के लिए दिक्कत नहीं होगी, और सब काम जल्दी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले 1990 में ये संस्था, जो ये अगुवाकार संस्था है ICH, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले ये US में
अब यूरोप में और जापान में स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद 2015 में करीब 23 अक्टूबर को इसका एक नया ब्रांच बनाया गया, इसको डेवलपमेंट किया गया और धीरे धीरे ये ढेर सारी कंट्री को ग्लोबल लेवल पे, यानी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में इसको बनाया गया। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड ICH क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब इसको अपनी भाषा में थ्योरी बना के जितना पन्ना चाहो लिखो, वो आपके ऊपर है। बाकी नोट्स आपके सामने हैं। अब जो ये ICH है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका 2 ऑब्जेक्टिव है। ये जो ICH बनाया गया, इसके लक्ष्य क्या थे? 2 लक्ष्य। पहला, टू इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो सरकारी काम है, और जो नई ड्रग की डिस्कवरी है, उसमें काम की क्षमता, ये प्राइवेट कंपनी का काम है। इन दोनों के बीच में जो काम का डेवलपमेंट और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाए। दूसरा, टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमंस एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए US में, यूरोप में, जापान में, या एशिया में आ जाओ तो इंडिया में, तो इन जगहों पे क्या हो रहा है कि फ्रेंड ढेर सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग अपनी दवाएं रिसर्च कर रही हैं। लेकिन जब बीच में एक ICH बन जाएगा, हम उसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि भैया मैं जा रहा हूँ हल्दी से एक ड्रग बनाने जो कि कैंसर में काम आएगा, भैया मैं जा रहा हूँ एक नया ड्रग डिस्कवर करने जो कोरोना में काम आएगा। तो ये ICH के पास पहले से सारी कंपनी का डेटा रहेगा, वो आपको ये बता देगा कि भैया ये इस मुद्दे पे काम मत करो, क्योंकि इस मुद्दे पे जापान की फलाने कंपनी काम कर रही है। आपसे बोलेगा आप इस वाले कंपनी मुद्दे पे काम मत करो, इस वाले पे अमेरिका कोई कंपनी पहले से काम कर रही है। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा, इसमें आपका समय बचेगा कि किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना, किस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ये सब गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है? ये ICH प्रोवाइड करता है कि आपको जो क्लिनिकल ट्रायल का डुप्लीकेशन हो रहा है ना, कि मतलब यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, पेटेंट किसी एक को ही मिलेगा जो पहले बनाएगा, तो उसमें दूसरे का लॉस ना हो और हमारा इफेक्टिवनेस बना रहे, इसलिए ICH की 2 गाइडलाइन है। पहला, दूसरों को जागरूक करना कि आप ये काम करो, ये ना करो, और पहला तो आपने देख ही लिया, उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म करना। आपको क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द ICH मेंबर्स। कौन कौन मेंबर होते हैं? मैंने आपसे पहले बताया कि दोनों मेंबर, सरकारी मेंबर भी वाले भी होते हैं, प्राइवेट वाले। यानी सरकारी वाले जो उसको बोलते हैं रेगुलेटरी मेंबर्स, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसके कुछ सदस्य होते हैं, और कुछ सदस्य होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। तो जो रेगुलेटरी मेंबर होते हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं? एक यूरोपियन कमीशन से होता है, US FDA से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर जापान MHLSW के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हेल्थ कनाडा के, स्विस मेडिक के, एजेंडा नेशनल डी विजिलेका सेलेंसिया ब्राज़ील के, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी MFDS कोरिया के। मतलब इतने मेंबर जो हैं अलग अलग देशों के, ये रेगुलेटरी मेंबर हैं। और इंडस्ट्रियल मेंबर कौन कौन से हैं? देखिए, एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन, इसके एक मेंबर हैं। जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इसके मेंबर हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ अमेरिका, इसके मेंबर हैं। इंटरनेशनल जेनेरिक एंड बायोमेडिकल सिमिलर मेडिसिन एसोसिएशन, इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्री, इसके मेंबर हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर। इतने लोगों के टीम के, अलग अलग देशों की संस्थाओं के मेंबर ने मिलकर एक ICH की टीम को तैयार किया। और ये लगातार बदलते रहते हैं, इनका इलेक्शन होता रहता है। ठीक है, अब आप ढूंढेंगे भैया भारत वाले कहाँ गए, तो भारत वाले तो घर में बैठे PUBG खेल रहे हैं, है ना। कोरोना में भी उनको PUBG खेलना है। अरे कुछ करो यार, तुम लोग पढ़ो लिखो, कुछ इस लेवल पे बनाओ कि देश का नाम आगे ले जाओ, रोशन करो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, आपने ICH को बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम बात करेंगे ICH के बाद। अब अगला टॉपिक हमारा है ICH हार्मोनाइजेशन प्रोसेस, यानी कैसे ये करता है। यानी कि हमारा जो ICH, मैंने कहा ये देखो हिंदी में होता है हार्मोनाइजेशन, इसका मतलब होता है समान्वीकरण, यानी सभी लोगों के भेदभाव को मिटा करके एक साथ उनको संतुष्ट रखना, सामान्य भाषा में काम करना। तो जो हमारा ICH है, उसका जो गाइडलाइन का प्रोसेस है, वो कुल आपके 5 स्टेप पे काम करता है। वो 5 स्टेप कौन है? 5 स्टेप है। पहला स्टेप है फॉर्मल ICH प्रोसीजर, न्यू टॉपिक फॉर हार्मोनी। मतलब सबसे पहले हमारा जो ICH टीम है वो एक प्रोसीजर डेवलप करता है। ठीक है, एक प्रोसीजर डेवलप करता है, उसको करना। दूसरा QA&A प्रोसीजर, क्लैरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडलाइन, यानी दूसरे स्टेप पे जो प्रोसीजर बना है पहले वो QA डिपार्टमेंट जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन होगा, चेंजिंग होगी, क्लैरिफिकेशन होगा और उसको परफेक्ट बनाया जाएगा। तीसरा रिवीजन प्रोसीजर, अब जो प्रोसीजर पुराने बने हैं, जिस प्रोविज़न पे पहले काम होता था, जैसे पहले अप्रूवल मिलता था, जैसे पहले रिसर्च होता था, उनके पुराने में नए बदलाव करना, उसको रिवाइज करना। स्टेप 4 मेंटेनेंस प्रोसीजर, और सारे प्रोसीजर में जहाँ पे जो भी खामियां हैं, जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे धीरे दिक्कतें होती, उनको मेंटेन करना। एंड द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब एक फाइनल प्रोसीजर बन जाता है तो उस प्रोसीजर को पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन करना, सारे इंडस्ट्री के द्वारा उसको लागू करना। ये कुल 5 स्टेप में हमारा काम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम हो जाता है कि राइट द आपका एलिमेंट्स ऑफ
ICH, ठीक है। ICH के कौन कौन एलिमेंट होते हैं, तो ICH के एलिमेंट होते हैं 4 फ्रेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में QSEM कहते हैं। QSEM मतलब QSEM। ये QSEM जो चारों है, ये 4 अलग अलग एलिमेंट है। अब इनको नाम मैं आपको समझा दूंगा, तो बाकी आपको Q से हो गया क्वालिटी, S से हो गया सेफ्टी, E से हो गया एफिकेसी और M से हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि आपका पहला क्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारा बेस्ट क्वालिटी का हो। जो भी रिसर्च हो के नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं हो कि हमने बीच में लगा दिया अगुआ तो आपको अपने आदमी मिल गया तो कुछ भी करा लो। सेफ्टी आपको पता है कि जो भी हम ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, एनिमल ट्रायल करते हैं, तो वो हमारे जो भी पेशेंट पे हम ट्रायल कर रहे हैं या एनिमल पे कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए, किसी के भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के भी जान नहीं जानी चाहिए। एफिकेसी, हमारा ड्रग पूरी तरह से एफिशिएंट होनी चाहिए, कि हमारा ड्रग पूरी तरह से सेफ हो, एफिकेसी हो। एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है कि हमारे जो डिसिप्लिन है, जो कि हमारे ICH गाइडलाइन है, उन सबको पूरी तरह से फॉलो किया गया हो किसी भी काम को करते समय। ये 4 एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में QSM कहते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछेगा कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ ICH, या आपसे पूछेगा राइट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ QSM, ठीक है। तो ये आपको चारों चीज़ों को बहुत, बस ये इतना ही था आपका ICH। बाकी जो है वो बकवास है, कुछ खास नहीं है। जैसे मैं आगे बात करता हूँ तो ठीक है, आगे बात कर लिया जाए तो ये कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, वो नंबर 1 से 12 कुछ 12 गाइडलाइन है क्वालिटी को बेसिस में, सो Q सीरीज़ बोलते हैं, है ना। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने बताया ना 4 कंपोनेंट है एलिमेंट QSAM। तो जो पहला क्वालिटी है उसको हमको ठीक करने के लिए कैसे ठीक करें उसके लिए 12 गाइडलाइन दिए गए, जिसको हम लोग Q सीरीज़ बोलते हैं। उन 12 गाइडलाइन को बोला जाता है Q सीरीज़। तो Q सीरीज़ में Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे आपके सामने दिख रहा है। तो किस काम के लिए है उसको आप पढ़ लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि जैसे Q1 सॉल्युबिलिटी के लिए है, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन के लिए है, Q3 है इम्प्योरिटीज़ के लिए है, Q4 फार्माकोपियाज के लिए है, Q5 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ये सब अपना देख लीजिए 12 थे, इसमें आपको पॉइंट वाइज याद करना है, नंबर में से कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला है कि ICH जो आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस में, अब दूसरा आपको सेफ्टी है, तो QSM में दूसरा सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए भी गाइडलाइन क्या होगा, तो उसके गाइडलाइन को हम लोग इस अलग सीरीज में रखते हैं, इसको हम लोग QA1, QAB, Q1C, Q13 इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये भी पढ़ लेना कि कैसे कैसे स्टेबिलिटी कौन कौन गाइडलाइन है। उसके बाद डिज़ाइन के लिए कौन कौन से गाइडलाइन है। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या होता है, देखिए क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मतलब है एक अलग टॉपिक है कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मतलब क्या है। द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बाय डिज़ाइन डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट begins with pre-defined objective and emphasizer product and process, ठीक है। यानी कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ICH ने गाइडलाइन दिया है, जो ICH ने पहले से ही आपका पूरा जो उन्होंने प्रोसेस डिफाइन किया है, आपको उसी प्रोसेस के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करनी है और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। इसके बारे में जो स्टडी करना है इसे बोलते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा व्हाट इज़ द क्वालिटी बाय डिज़ाइन। अब क्वालिटी बाय डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से बेनिफिट है अगर हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन का फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर हम ICH गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी बाय डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेस्ट बनेगा। तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि पहले से आपको जो प्रोसेस आपने कोई नया तो डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि भले आपने नई ड्रग डिस्कवरी की है लेकिन प्रोसेस पुराना ही यूज़ किया है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोसेस की, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेट बैच फेलियर, जो बीच बीच में हम लोगों को पहले पता नहीं था, हम लोग गलत रास्ते पर काम करते थे तो बैच पूरा बैच ख़राब हो जाता था, पैसे वेस्ट होते थे। अब क्योंकि हमने प्रोसेस को यूज़ किया है, जो प्रोसेस पहले से डिफाइंड है, तो हमारा जो बैच फेलियर है वो बच जाएगा। मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंज, ठीक है, ये भी हो सकता है, पूरी तरह से हमारा नियंत्रण रहेगा जो भी चेंज हो रहा है। अवॉइड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस प्रॉब्लम, जो सरकारी दिक्कतें आ रही थी कि इस पर टेस्टिंग किया, चलो इसका जाँच करो, इसका फाइन दो, तुमको जुर्माना होगा, जेल होगा, जो इसका अप्रूवल नहीं लिया, इसका लाइसेंस नहीं लिया, वो सारा चीज़ आपका ICH संभालेगा, वो अवॉइड हो जाएगा। एम्पावरमेंट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, आप टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एफिकेसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट रिजेक्शन, ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ जाएगी कैपेसिटी। और क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा क्यों बढ़ता था, क्योंकि हमने बहुत सारा ट्रायल लिया, हर बार हमारा ख़राब बना, हर बार हमारा ख़राब हो रहा था, तो जो वेस्ट हो रहा था उसका भी पैसा तो कंपनी जोड़ती है दवाओं में, क्योंकि खर्चा उसका हुआ है। तो जब वेस्टेज कम होगा, रिजेक्शन कम होगा, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट, सभी नॉलेज अच्छी नॉलेज हो जाएगी प्रोडक्ट की। बेटर इंटरैक्ट विथ इंडस्ट्री ऑन साइंस इशू, हमको साइंस इशू पर अच्छी नॉलेज हो जाएगी। इंश्योर कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट और रिड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये भी हमारा बच जाएगा। तो ये कैसे होता है लैबोरेटरी, ये पूरा एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको हम समझाया गया है। तो आप इस फ्लो चार्ट को भी चाहे तो इसको बना सकते हैं कि किस फ्लो चार्ट के द्वारा हम कैसे क्वालिटी बाय डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये उसके बाद हम बात करेंगे कुछ
एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी वाइज डिज़ाइन को परफॉर्म करने के लिए, क्वालिटी वाइज डिज़ाइन का यूज़ करने के लिए, प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वो एलिमेंट्स यहाँ पे है जिसको शॉर्ट फॉर्म में QTPP कहते हैं, यानी क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QTPP। तो इस प्रोफाइल में सारा कुछ डिटेल दिखा होता है ड्रग का, उसकी पूरी ड्रग की डिलीवरी सिस्टम की, उसके डोजेस फॉर्म की, उसके स्ट्रेंथ की, वो सब कुछ उसमें ऑलरेडी उसमें लिखा होता है किसी ड्रग का। उसी के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, जिसको QTPP कहते हैं। समझ में आ गया, जिसमें डिटेल पहले से सब कुछ दी रहती है, तो उसके बेसिस पे काम करते हैं। ये उसका बेसिकली एलिमेंट और टूल्स हैं कुछ ऐसे, कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ICH गाइडलाइन क्या था, ICH की कहानी क्या थी, मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने वो कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको ICH को जितनी आसान भाषा में समझा सकूँ। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था यूनिट फर्स्ट का। 2 लेक्चर और बचे हैं और 2 लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 लेक्चर और खत्म करेंगे। आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।